हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। प्रीवियस वीडियोस में हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया था और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी लगा लिए थे। आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स देखेंगे कंपनी लॉ की, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर और अथॉरिटी। अल्ट्रा वायरस का मतलब हो गया बियॉन्ड द पावर। अगर कंपनी या उसका कोई डायरेक्टर कोई एक्ट करता है जो कि कंपनी के स्कोप के बाहर हो तो वो एक्ट जो होता है वो अल्ट्रा वायरस होता है। ठीक है, जब मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया था तो मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है और ये कंपनी का स्कोप या ऑब्जेक्टिव बताता है, कंपनी किस दायरे में रह के अपना काम करेगी वो ये बताता है। अगर कोई भी एक्ट इस स्कोप के बाहर होता है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है। ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिन किस केस में हुआ था? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के केस में 1878 का ये केस है और इसको किसने डिसाइड किया था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किया था। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी जिसका काम था रेलवे वैगन्स बनाने का। ठीक है, और इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया रिची के साथ कि वो उसको फिनेंस प्रोवाइड करेगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो था रेलवे वैगन्स बनाने का, पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का किया? फिनेंस प्रोवाइड करने का रेलवे लाइन को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन के लिए फिनेंस प्रोवाइड करने का। बाद में क्या हुआ, जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो रिची ने जो है केस कर दिया। अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो है इस केस में दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोले। सबसे पहले ये बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नल और वॉइड होगा। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इसको रेटिफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है नल एंड वॉइड है। और ये जो MOA ऑफ द कंपनी होता है इसको आप अमेंड नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो इस केस में बोले गए थे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम समझते हैं पर्पस क्या है इस डॉक्ट्राइन का। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये एश्योर करती है क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर को कि जो कंपनी के फंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या स्कोप है उसी के लिए यूज़ किए जाएंगे। And it puts a check on the activities of the directors and prevent them from departing from the objects of the company. अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कंपनी के स्कोप के बाहर है या मेमोरेंडम के बाहर है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा? तो ये जो ट्रांजैक्शन होंगे वो वॉइड अब इनिशियो होंगे। कंपनी ना तो किसी को स्यू कर सकती है इस ट्रांजैक्शन के लिए, ना तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी को स्यू कर सकती है। जो डायरेक्टर्स होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे। शेयर होल्डर्स जो हैं इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। स्टॉपल एंड रैटिफिकेशन कैन नॉट कन्वर्ट अ अल्ट्रा वायरस एक्ट इनटू अ इंट्रा वायरस एक्ट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स एंड रेटिफिकेशन। सबसे पहले एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी एक्ट। अब जो एक्ट है या ट्रांजैक्शन है वो कंपनी एक्ट की पावर के ही बियॉन्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्ट या ट्रांजैक्शन होगा वो रेटिफाई नहीं हो सकता और नल एंड वॉइड होगा।
इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ना तो इसको रेटिफाई किया जा सकता है, तो ये नल एंड वॉइड होगा। एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो कंपनी के स्कोप या पावर के बियॉन्ड है तो इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, बट अगर ये कंपनी के स्कोप में फॉल करता है तो कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंजेस किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम एक्ट अल्ट्रा वायरस टू MOA बट इंट्रा वायरस टू MOA। अब कंपनी का जो स्कोप है उसके तो अंदर ये आता है एक्ट या ट्रांजैक्शन, बट ये जो है अल्ट्रा वायरस है टू AOA। AOA क्या बताता है कि पावर और फंक्शन क्या होंगे डायरेक्टर के, या इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं बेसिकली कंपनी के, बाय रूल्स जो होते हैं या बाय लॉज होते हैं, वो बताता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है AOA के, तो उसको रेक्टिफाई करा जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स, और इवन रेट्रोस्पेक्टिवली जो ये रेटिफिकेशन होगा ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस टू द कंपनी। अगर ऐसा एक्ट है कि डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस है बट जो कंपनी है उसके इंट्रा वायरस है, तो ये रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंपनी जो है उसमें उसके मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे ही कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कॉर्पोरेट वेल में वेल का मतलब होता है पर्दा। सो बेसिकली कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसी डिफ्रेंसिएशन को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल जो है एक तरीके से एक शील्ड का काम करती है टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ द कंपनी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि अगर कोई कंपनी कोई वायलेशन करती है ऑफ द लॉ, तो जो उसके मेंबर्स होंगे वो लायबल नहीं होंगे। इससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में कोर्ट ने कहा था कि जो कंपनी है वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सन है और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड में क्या हुआ था, जो ली थे वो एक क्वालिफाइड पायलट थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई ली एयर फार्मिंग लिमिटेड करके, और वो जो है उसके सारे शेयर्स होल्ड करते थे एक्सेप्ट वन। वो उस कंपनी के MD थे और उन्होंने अपने को चीफ पायलट अपॉइंट किया एट सैलरी। जब वो कंपनी का प्लेन उड़ा रहे थे तो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। जितने भी वर्कर्स थे कंपनी के उनको इंश्योरेंस था और वो इंटाइटल थे फॉर द कंपनसेशन इन द केस ऑफ डेथ एंड इंजरी। अब इशू ये आया कि जब ली जो है पोजीशन होल्ड कर रहे थे MD की, तब क्या ली को ट्रीट किया जा सकता है एम्प्लॉय की तरीके फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो कोर्ट ने कहा कि जो ली थे वो सेपरेट थे फ्रॉम द कंपनी ही फॉर्म्ड, और जो उनकी वाइफ हैं वो इंटाइटल हैं फॉर द कंपनसेशन। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, बेसिकली अगर जो मेंबर्स हैं इस स्टैट्यूटरी प्रिविलेज कॉर्पोरेट वेल का मिसयूज करते हैं, तब ये जो कॉर्पोरेट वेल है इसको लिफ्ट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट वेल किस किस केसेस में लिफ्ट की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड में, या कोई टैक्स एवेजन कर रहा है इन ऑर्डर टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ कंपनी। इन सारे केस में जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस है डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था, एक जर्मन कंपनी थी जिसने एक सब्सिडरी कंपनी सेटअप करी ब्रिटेन में और एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जो कि ग्रेट ब्रिटेन की थी। अब जब वॉर चल रहा था तो जो ब्रिटेन कंपनी थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट करने से, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आप एलियन कंपनी के साथ जो ट्रेडिंग होती है वो प्रोहिबिटेड होती है।
अब कोर्ट ने जो है कॉरपोरेट वेल को जो है लिफ्ट किया टू नो वेदर दैट कंपनी वॉज जर्मन कंपनी और ब्रिटेन कंपनी। तो कोर्ट ने देखा कि जितने भी उसके डायरेक्टर्स थे, जितने भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ थी और शेयर होल्डर्स थे, वो सब कंट्रोल होते थे बाय जर्मन्स, और जो कंपनी थी वो जर्मन कंपनी थी, हेंस इट वाज ए एनिमी कंपनी। नेक्स्ट केस है दिनशॉ का केस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिनशॉ जो थे एक बहुत वेल्दी पर्सन थे और उनकी जितनी भी इनकम थी वो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट से आती थी। उन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी सेटअप करी और उसमें वो क्या करते थे, उनको इनकम क्रेडिट करते थे और उनसे जो वापस लेते थे पैसा, वो इन फॉर्म ऑफ लोन लेते थे, प्रिटेंडेड लोन। तो बेसिकली जो चारों कंपनी बनी थी उनका जो होल पर्पस था वो था टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। कोर्ट ने कहा दैट कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय दिनशॉ विद इंटेंशन टू एवेड टैक्स एंड द कंपनी वॉज नथिंग मोर देन दिनशॉ हिमसेल्फ. It was created simply as a legal entity to ostensibly receive the dividends and interest and to hand them over to Dinshaw as a pretended loan. Thus, the corporate veil was lifted and the member behind the veil was held liable. Next है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो डॉक्ट्राइन है ये प्रोटेक्ट करती हुए है कंपनी को while dealing with थर्ड पार्टी। जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं MOA, AOA, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक उनको इंस्पेक्ट कर सकती है। तो ये एज्यूम करके चला जाता है जितने भी आउटसाइडर्स इन्वॉल्व हैं कंपनी से बिजनेस में, उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, उनको इनकी नॉलेज होगी। दिस अजम्पशन इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दिस एजम्पशन इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, आप बाद में आके ये नहीं कह सकते मुझे तो ये पता ही नहीं था। MOA में, AOA में अगर लिखा हुआ तो आप बाद में आके ये नहीं कह सकते कि ये थर्ड पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसको ये पता ही नहीं था। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? वो प्रोटेक्ट कर रही थी कंपनी को वाइल डीलिंग विद द आउटसाइडर। और जो इंडोर मैनेजमेंट है वो प्रोटेक्ट करती है थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को। इंडोर मैनेजमेंट का अगर आप बेसिक मतलब समझें तो मतलब जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनी के, तो जो थर्ड पार्टी होती है जो उसके साथ बिजनेस करने आती है वो उसको नहीं जान सकती ना। जो MOA, AOA में लिखा हुआ है वो उसको पता होगा, बट इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड कर दिया और उससे उसकी जितनी भी पावर और फंक्शंस थे वो ले लिए गए। अब वो MOA और AOA में तो लिखा नहीं हुआ है, तो ये मान के चला जाएगा, प्रिज्यूम करके चला जाएगा थर्ड पार्टी के फेवर में कि उसको ये नहीं पता होगा। लिखा हुआ है दिस डॉक्ट्राइन सेज दैट थर्ड पर्सन who have no notice to any irregularity or want of authorities will be protected in the case of such irregularity from company's side. This doctrine is based on principle called Turquand rule because this rule originated in the case of Royal British Bank versus Turquand। 1865 का ये केस था। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। इंडोर मैनेजमेंट जो है प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी को अगेंस्ट द कंपनी, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट द आउटसाइडर। ये जो है कन्फाइंड होता है टू द इंटरनल पोजीशन एंड अफेयर ऑफ द कंपनी, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कन्फाइंड होती है टू द एक्सटर्नल पोजीशन एंड अफेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, वही डिफरेंस यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs पे आ जाते हैं। फाइंड करेक्ट लीगल प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A, a company may do an act which is necessary for or incidental to the attainment of its object or which is otherwise not authorized by law. B, a company may not do an act which is necessary for or incidental to the attainment of its object which is otherwise not authorized by act. C, a company may do an act which is necessary for or incidental to attainment of its object or which is otherwise authorized by the act. D, a company may do an act which is necessary for or not incidental to attainment of its goal or which is otherwise banned by the act.
तो आंसर क्या होगा? सी। Doctrine of constructive notice according to section 399 of the company is applied to A. AOA, B. MOA, C. both A and B, D. none of the above. तो होगा आंसर C, both A and B. Doctrine of indoor management is invoked to protect the outsider against the company, B. to protect the insider against the company, C. to protect the company itself, D. to protect the promoter of the company. So answer will be A, to protect the outsider against the company. Assertion है doctrine of indoor management protects an outsider dealing with the company from irregularity inside a company. Reason है doctrine of ultra-virus protect an outsider dealing with the company for corporate capacity not mentioned in the object clause. So answer will be C. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Which of the following statement is correct? Doctrine of indoor management apply in the case of knowledge of irregularity in the company. Doctrine of indoor management does not apply in the case of suspicion of irregularity. Doctrine of indoor management apply in the case of forgery. Doctrine of indoor management does not apply if the act of an officer of a company is one which would ordinarily be beyond the power of such an officer. तो आंसर क्या होगा? D. Which of the following may be cited as an exception to the doctrine of indoor management? A. Knowledge of irregularity, B. Negligence, C. Forgery, D. All of these. So answer will be D. All of these. Which of the following case is related to doctrine of indoor management? बहुत easy है, मैंने आपको बताया है. D. Royal British Bank versus Turquand. हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये किससे रिलेटेड केस है? ये केस है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड. अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी मीन्स एन एक्शन आउटसाइड द प्रोस्पेक्टस, एन एक्शन आउटसाइड MOA, C. एन एक्शन आउटसाइड AOA, एन एक्शन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द प्रमोटर. सो आंसर विल बी A, B. एन एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सारे MCQs हो गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.